नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय हिंदी शिक्षण को। आपकी परीक्षा को देखते हुए हम वीडियो लेकर आए जिसमें आपको संपूर्ण किताब का निचोड़ मिलेगा, यानी कि आपका ये 25 नंबर का पेपर जो है ये वीडियो आपका 25 नंबर पूरे दिलाने का कार्य करेगा। यानी कि हमने किताब के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें रखा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहते हैं सारे वीडियो की जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगी। चलिए आपका समय बिना बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा पहला हो जाएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इनकी संख्या भैया कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि ऐसे अक्षर जो बड़े होते हैं वो सारे हमारे दीर्घ के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ और री हमारी हैं भैया दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इनको बोलने में क्या दिया, इसमें हाथ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय अधिक लगता है। यानी कि हाथ स्वर हमारे जो होते हैं कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटे ऊ वगैरह ये हमारे हैं जो हमारे हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। किसके रूप से? व्यक्तिगत रूप से, यानी कि खुद का पठन करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अनुपठन का क्या आशय है? जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पठन करते हैं तब यह अनुपठन होता है। यानी कि कोई शिक्षक पढ़ रहा है कोई श्लोक को, उसी को बच्चे दोहरा रहे हैं, यही हमारा अनुपठन कहलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? अगर बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की तो कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा। ऐसे बात करेंगे अगर उस व्यंजन की तो कौन से आते हैं? उसमें हमारे आते हैं शा, शा और एक ही वाला हमारा शा, और हा हमारी जो आते हैं ये हमारे उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका होता है स्वर, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कि आपका हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और दूसरा हो जाता है व्यंजन, विसर्ग, और चौथा आपका हो जाता है अनुस्वार। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि समाचार पत्र किसे कहते हैं? बहुत इजी है, लेकिन इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं पेपर में, इसके बारे में देख सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित किया जाता है। यानी कि ऐसा पेपर जिसमें हमें सारी जानकारियां मिलती हैं और जिसके बारे में जैसे बोल सकते हैं सामाजिक जानकारियां, राष्ट्रीय जानकारियां तथा भौगोलिक जानकारियां। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कमाल और कमाली किसकी संतानें थीं? अगर बात करें कमाल कमानी की तो भैया आपके कबीरदास जी की संतानें थीं। अगर क्वेश्चन हमारा अगला है कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन था, इसका नाम क्या था? इसका नाम भैया था साकेत था। क्या था? साकेत इन्होंने महाकाव्य की रचना की थी। नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, आपने हाई स्कूल में भी देखा होगा, नीरजा के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रचना आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। यानी कि आपकी रचनाएं भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है, इसलिए हम रचनाओं को भी देख लेंगे। ऐसे ही अगर बात करेंगे ठलुआ क्लब किसकी निबंध संग्रह है? ये आपका बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि आपके जीवन परिचय भी पूछे जाते हैं। इसके तहत हम देख लेते हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म जो है भैया 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाएं हैं। यानी कि आपका जन्म परिचय के अलावा आपको उनकी कुछ रचनाएं भी बतानी पड़ेंगी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2016 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, इसमें आप निबंध भी लिख सकते हैं। यानी कि जो आपको सिर्फ 2 विधाएं ही लिखनी है। निम्नलिखित संकर शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे कि आपका हो जाएगा तड़ाक, तड़ाक को हम क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं, और नृपा ने हमारा यानी कि राजा होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। इनके नाटक कौन कौन से थे, जैसा कि हम जान लेते हैं। पहला हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये हमारे जयशंकर प्रसाद के नाटक हो जाएंगे। स्वर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ऐसा ही नीचे क्वेश्चन दिया है, व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपने कमल लिखा, कमल लिखा, इसमें सारे व्यंजन वाले वर्ड आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें स्वर छपा है। स्वर जो है भैया छिपा हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो KAMAL, यानी कि आपका के बाद ए निकल रहा है, ए का मतलब आ निकल रहा है, यानी कि स्वर इसमें छुपा हुआ है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपके हो जाएंगे, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्र स्वर, जिसे हम प्लित स्वर भी बोलते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। आपका स्पर्श व्यंजन होगा जिसमें 25 आपके होते हैं मेन यानी कि 5 वर्ग होते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन आपको बता चुका हूं, ऐसे ही आपका उस व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि आपका कोई एक वर्ण है भैया, जैसे कि आपका छत्र है, ये सिर्फ सिंगल नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए 2 वर्णों की आवश्यकता पड़ी, यही हमारा, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, मिश्रित स्वर को समझाइए। चलिए देख लेते हैं मिश्रित स्वर के बारे में। मिश्रित स्वर 4 हैं। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए हम इन्हें क्या मिश्रित स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। चलिए देख लेते हैं। जब हम आ और ई को मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है, और आ और ए को मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है, आ और ऊ को बनाते हैं तो ओ बनता है, ऐसे हमारा औ बन जाता है। यानी कि 2 वर्णों से मिलकर बना जो वर्ण स्वर होता है वही हमारा मिश्रित स्वर कहलाता है। चलें देख लेते हैं मौन पठन के दोष कौन कौन से हो जाएंगे। मौन पठन के दोष यानी कि शांत तरीके से पढ़ना, ये क्या हो जाएंगे। अब पहला हो जाएगा भयभीत होकर पढ़ना, इसके दोष हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा ध्वनि का नाक द्वारा निकालना, यानी कि कोई लोग मतलब धीरे धीरे पढ़ते हैं या मन में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी ध्वनि नाक से निकलती है, तो ये हमारे दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं मौन पठन का अर्थ क्या है। मौन पठन का अर्थ भैया क्या है, मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है, यानी कि कोई भी उच्चारण आपको नहीं करना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है, और आप उसको पढ़ लेते हैं, यानी कि शांत तरीके से पढ़ लेते हैं, वही हमारा मौन पठन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक हमारा इसमें दिया है, इसका अर्थ क्या है, इस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। कहावत हमारी है, फटी न जाके पाव पिवाई, शौका जाने पीर परसाई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि हो जाएगा जिसके पैरों में किवाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता, इसका यही मतलब हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो हम देख लेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार का मतलब परिभाषा और उदाहरण आपको बताना है। जहाँ क्या इसका मतलब साफ साफ होता है भैया कि जहाँ एक ही वर्ण या 2 से अधिक बार आए, एक बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है भैया, अलंकार कौन सा होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देख सकते हैं चावड़ ये है, चावड़ ये, चावड़ ये, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति हुई है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्त शब्दों के विलोम लिखिए। आकर्षण का हो जाता है विलोम प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का हो जाएगा आकृतज्ञ, और जागृत का हो जाता है सुषुप्त, मुक्ति का होगा बंधन। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये हो जाएगा स्वयंभू। क्या हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है छा संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये हमारा इसका का और शा इसका आंसर हो जाएगा। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि हमें वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं और कौन कौन सा आधा अक्षर आता है, कौन बड़ा आता है, सारे हमें लिखने हैं। जैसे कि अगर हम पारलौकिक की अगर बात करें भैया, इसमें पारलौकिक में हम पा को अलग करेंगे और इसका मात्रा जो अलग कर लेंगे तो हमारा आधा पा बचेगा ना, तो हमने इसको हलंत लगा के लिख दिया। ऐसे ही रा का हमने आ निकाल लिया अलग और रा अलग निकाल लिया, क्योंकि इसका अगर स्वर नहीं लगाएंगे तो शब्द जो है भैया अधूरा हो जाता है, तो इसको मैंने अलग करके सारे वर्ण लिख लिए हैं।
चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये भैया आपके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत, और हमारे राष्ट्र कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग का हो जाएगा खग माने पक्षी हो जाता है। धरती का वसुधा आपको पता है, जिसे हम पृथ्वी भी लिख सकते हैं। सरोरु शब्द का क्या अर्थ है? सरोरु शब्द का अर्थ होता है क्या? सरोरु यानी कि कमल के समान। क्या हो जाएगा? कमल के समान। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कौन से? नरसिंह दास थे। कौन से? नरसिंह दास इनके गुरु जी थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बिहारी का जन्म कब और कहां हुआ था? बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहां? बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। उर्मिला के रचयिता कौन थे? उर्मिला काव्य के लेखक बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं। निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी हैं? निराला जी की काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते और अपराय हमारी इनकी क्या हो जाएंगी? रचनाएं हो जाएंगी, जिसे हम काव्य रचनाएं बोलते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म और कहां पर हुआ था? दोस्तों आपके पेपर में बहुत सारे जीवन परिचय पूछे जाएंगे, तो उनका एक काम करना, उनके जन्म स्थान और जन्म और उनका मृत्यु कब हुई थी इनको याद कर लेना, और उनकी कुछ रचनाएं देख लेना, और आपको इसको बनाकर बहुत अच्छे से लिख देना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो भैया है, दिनकर का जन्म बिहार में 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। अब बात करते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में संवत 1535 विंशत और सन 1478 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनकी लहरी जो है भैया रचनाएं हैं। टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के सन 1913 में साहित्य का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भैया। आपने ही जनगण मन अधिनायक की जय है राष्ट्रगान की रचना की थी, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके अतिरिक्त आमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी इन्होंने रचना की थी, यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है भैया इसकी भी इन्होंने रचना की थी। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हो जाएगी आपकी गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा एवं पूस की एक रात कहानियां प्रमुख इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं भैया। चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रसकान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रसकान की अगर बात करेंगे तो एक पहली हो जाएगी सुजान। रसकान से आप याद रख सकते हैं क्योंकि रसकान लगा है तो आप समझ जाएंगे रसकान की रचना है। ऐसे ही हमारी हो जाएगी प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर, ये हमारी रसकान की रचनाएं हो जाएंगी। अब देख लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में, इनका निधन जो भैया है कब हुआ था? इनका निधन 1931 में हुआ था। इनके निबंध जो हैं कौन कौन से? मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सविता प्रमुख हैं। चलते हैं देख लेते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म जो है 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे। कुछ समय उपरांत आप प्रताप साप्ताहिक के संपादक रहे। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही। आपका निधन जो है 1931 ईस्वी में हो गया था। अब देख लेते हैं शरद जोशी का जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। शरद जोशी का जन्म जो है 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार थे। एक गधा उर्फ अलादा खां, अन्नों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां और राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग हैं। आपका निधन जो है 1991 ईस्वी में हो गया था। चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शिवमंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म जो है 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। आपके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें पर भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सजन और विश्वास बढ़ता ही गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है रामनरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश की कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और
नवयुग का संकेत है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। सन 1962 में आपका देहावसान हो गया था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। बात करेंगे अगर महादेवी वर्मा की तो इनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह है आपका निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत यामा तथा दीपशिखा। इनकी गद्य रचनाओं की अगर बात करेंगे तो जैसा आपने खूब पढ़ा होगा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त पढ़ दीजिए। इनका संक्षिप्त परिचय हो जाएगा भैया सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय यानी कि 1895 ईस्वी में इनका चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कविता, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्शों की सरलता, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय और दुर्वाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद नारी आदि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी। ये भैया आपके तुलसीदास जी ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बस्ती जिले में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। बात करेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक फेमस कवि थे, इनके बारे में देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1907 ईस्वी में सन यानी कि हो जाएगा 1850, ये हमारा संवत है, ये हमारा है सन में काशी में हुआ था। आपके पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे और केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अब एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 यानी कि 1885 में 35 वर्ष की आयु में महान हिंदी साहित्य सेवी संसार में उठ गया यानी कि इनका देहावसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थ राज प्रयाग हैं, जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन, निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मुद्रण आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरण किए जाएंगे यानी कि हमेशा याद किए जाएंगे। हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब और कहां हुआ था। बात करेंगे अगर हरिभाव उपाध्याय की तो इनका जन्म उज्जैन जिले के देवास तहसील के एक ग्राम में सन 1892 में हुआ था। चलिए एक श्लोक पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ भी देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है दिनांते चापिवेद दुग्धम निशांते चापिवेद पया भोजान्ते पिबेद तर्कम क्रिम वैदस्य प्रयोजनम। तो इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब इसको देख लेते हैं। जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातःकाल जल पीता है, जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है उसका वैद्य डॉक्टर क्या प्रयोजन है अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सुभाषतानी का अर्थ लिखिए। सुभाषतान से आशय है सूक्त एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है यानी कि आपको सुभाषतानी में क्या मिलेगा? नीति संबंधी नैतिक धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान मिलेगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है मौखिक पठन के क्या उद्देश्य हैं। अगर बात करेंगे मौखिक पठन के बारे में तो इसके क्या क्या उद्देश्य हो जाएंगे। इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा पठन गति में तीव्रता लाना और दूसरा हो जाएगा पाठ के किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बोध की गति में वृद्धि करना और तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना और लास्ट वाला हो जाएगा शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है अनुस्वार एवं विसर्ग का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए देख लेते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार जो होता है हमारा यानी कि अंग बिंदी लगी होती है वो हमारा अनुस्वार होता है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लिखते हैं रंग, भंग, हंस, कंत, बंत। इसमें क्या लगता है अनुस्वार का आवश्यकता होती है। यदि इसका प्रयोग 5 वर्णों के अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ण के पंचम वर्ण के समान ही होगा। चलिए जान लेते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग के बारे में देख लेते हैं। यह भी स्वतंत्र वर्ण होकर वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि रा या शा का रूपांतर मात्र हैं। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसका भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है। जैसे कि बालकः, रामा, इसमें क्या लगा है? विसर्ग लगा है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। चलिए देख लेते हैं लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर अवश्य दिलाता
जाता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट्स रखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। लेखन में कौशल विकास हेतु जो विधियां अपनाई जाती हैं उनमें प्रमुख विधियां पहले आपकी आ जाएगी कौन सी, मॉन्टेसरी विधि, जिसकी रचना मारिया मॉन्टेसरी ने की थी, यानी कि इसको मारिया मॉन्टेसरी ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छी विधि बताई गई जिससे बालक खेल खेल में ही सीख जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक स्लेट, कापी या श्याम पाठ पर चाक या पेंसिल से वर्ण लिख देता है। छात्र उन लिखे वर्णों या निशानों पर पेंसिल या चाक फेरता है जिससे शब्द या वाक्य उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार का बालक वर्णों का लिखना सीख जाता है। ये हमारी रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगी, यानी कि वर्णों का उन्हीं के ऊपर अनुकरण करना है। अनुकरण दूसरी हो जाएगी। तीसरी विधि जो है अनुकरण विधि, यानी कि शिक्षक श्याम पाठ या कापी पर कुछ शब्द या वर्ण लिख देता है। बालक लिखे गए वर्ण या शब्द का अनुकरण करके लिखता है, यानी कि नीचे उसके बालक लिखता चला जाता है। क्वेश्चन हमारा यानी कि इसी का पॉइंट है 4, यानी कि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इस विधि के बारे में जान लेते हैं। लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाए। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तथा उसकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाए तो उसे पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। यह विधि जो है आपके पूर्व ज्ञान से आधारित होती है। चलते हैं अपने अगली विधि पर। विधि हमारी है चित्र विधि, यानी चित्र विधि से कैसे पढ़ाया जा सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को पूर्ण रचना या सिखा दी जाती है। यथा शाह माता गाना बड़ से सवार मछली, तख्ती गदा नल आदि के चित्र बनाकर सिखाए जाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्णों को लिखना सीख जाता है। अब हम देखेंगे पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पेस्टोलॉजी की प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। किस पर है? सरल से कठिन की ओर लेकर जाएंगे इसको। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृति में भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। लास्ट इसकी विधि कौन सी है देख लेते हैं। ये विधि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगटाउट विधि के बारे में देख लेते हैं। इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है, यानी कि पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक के अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखते हैं और मूल वाक्य से मिलाकर उसकी अशुद्धि पता लगाकर उसे दूर करते हैं। अंत में अध्यापक बालकों को स्मृति के आधार पर संपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है। छोटे बालकों के लिए ये विधि जटिल तथा कठिन होती है। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट भी बताएगी क्योंकि छोटे बालक इसका जल्दी उच्चारण नहीं कर पाते या जल्दी इसको नहीं सीख पाते, क्योंकि ये पूरा वाक्य होता है। इसको सीखने के लिए थोड़ा और अच्छा विकास बालक का होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं, यानी कि प्रत्यय को आप अच्छे से नहीं जानते तो इसको हम समझा देते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पता है क्या होता है कड़ाही, मिठाई, यानी कि इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है? आई जुड़ा है। यही हमारा क्या है? प्रत्यय है। अगर बात करेंगे उपसर्ग की, उपसर्ग क्या होता है? वर्ण के पहले जुड़ जाता है, यानी कि शब्द के पहले कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, वही हमारा उपसर्ग होता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे कार आलय, यानी कि आलय हमारा प्रत्यय है और टोटल मिला दिया तो कार्यालय, इसमें हमारा प्रत्यय जुड़ गया। आलय के कार के बाद जोड़ दिया जाता है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, यानी कि उपसर्ग में आपको पहले जोड़ना पड़ेगा और प्रत्यय में बाद में जोड़ना पड़ेगा। जैसे पालन से पहले अनु, यानी कि अनुपालन हो जाएगा तो अनु हमारा क्या है? अनु हमारा उपसर्ग है। चलेंगे दोस्तों समास के बारे में देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन समास के भी आते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। समास किसे कहते हैं और बहुब्रीहि समास का उदाहरण। चलिए पहले देख लेते हैं समास के बारे में। दो या दो से अधिक शब्दों से परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने बने संचित शब्द समासिक शब्द या इसी मेल को समास कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहले देखेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। इसका प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुकूल, आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, ये सारे शब्द हमारे
हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए सेकेंड हमारा है तत्पुरुष समास, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद द्वितीय सप्तमी तक की किसी भी विभक्ति से युक्त तथा अंतिम शब्द प्रधान होता है, यानी कि इसमें मेन है कि अंतिम पद विधान होता है। इसके बारे में इसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा पुस्तकालय, राजकुमार, ब्रजपतित, इसमें भी 6 भेद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कर्म, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान। कर्म का मतलब हो जाएगा कर्म में होता है को का लोप, यानी कि स्वर्ग प्राप्त, इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त, को प्राप्त हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही हमारा हो जाएगा हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से लगेगा ना इसमें। संप्रदान के लिए होता है तो रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अपादान होता है वृक्ष पद्धति, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यानी कि अलग होने के लिए तो हमारा अपादान हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा है षष्ठी, यानी संबंध वाला, राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष। ऐसे ही हमारा हो जाएगा कौन सा, अधिकरण, यानी कि ग्राम वास, ग्राम में वास। अब हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें पहला पद विशेषण और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। इसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि कु और सु, दू से बने शब्द भी कर्मधारय समास होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नील कमल, हंश्याम, सज्जन, कुपुत्र आदि हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। द्विगु समास की अगर बात करें तो यानी कि इसमें बहुत इजी होता है कि पहला पद जो होता है आपका स्टार्ट में वो संख्यावाचक होता है। इसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद मुख्य होता है। जैसे कि नवरत्न, दशमुख, नवरा, नवग्रह, चौहरा, ऐसे ही हमारे जो वर्ड होते हैं वो हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता क्योंकि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, परंतु शब्दों के मेल से एक नया अर्थ निकलता है। जैसे कि दशानन का विग्रह करने पर 10 आनन मुख जिसके अर्थात यानी कि रावण निकलता है, यही हमारा बहुब्रीहि समास है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट हमारा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि माता पिता, इन पदों के मध्य क्या होता है, मध्य छिपा होता है। जैसे माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यही हमारा द्वंद्व समास होता है। सबसे इजी दिगु और द्वंद्व आप बोल सकते हैं क्योंकि एक में और का लोप होता है और दिग में संख्यावाची पहला होता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।